और कोई डाउट उसमें? रूपम, समरफील्ड और बोर के थ्योरी में क्या फर्क है? रूपम आवाज जा रही है? समरफील्ड और बोर के थ्योरी में क्या फर्क है? समरफील्ड के थ्योरी में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब न्यूक्लियस के ऑर्बिट जो है वो बोल नहीं पा रहे लेकिन आज बोर ने कुछ तो कहा था, हमको क्या करने का है? ऐसा है क्या? जो विपुल, विपुल, यस सर। बोर और समरफील्ड के थ्योरी में क्या फर्क है? दोनों ने क्या कहा था? नंदनी, चलिए ठीक है, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों ने क्या कहा था। ठीक है, ढंग से देखोगे, ढंग से सुनोगे। बोर्ड विजिबल है सबको? देखिए, बोर ने क्या कहा कि भाई आपके पास चलिए ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल थ्योरी है। ठीक है, दोनों में ऐसा बहुत कुछ रिसर्च करने वाला चीज़ नहीं है। अब देखो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप से सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं और उनका एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड रहता है, मतलब हर सेल के लिए जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगा। चलिए ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद चिंता नहीं कीजिए, फिर पूछूंगा, फिर सबका समय आएगा। तो ये आप लिखने में बहुत दिक्कत है इसमें। बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करेंगे। अब इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम क्या नाम देते हैं? तो पहले हम नाम देते थे के, एल, फिर एम। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका हम नाम देंगे 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जब इसको सपोज करो, एक इस चीज को अगर प्लॉट किया जाए एक सिंगल लाइन में, तो हमारे पास सबसे पहले लाइन ऐसा देखने को मिलेगा। क्या हो गया ये? n बराबर n1। उसके बाद सेकेंड सेल के लिए ये हो जाएगा आपके पास n2। तो ये जो n1 है ये हमारा है k सेल, ये है हमारा l सेल। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे n3 के लिए तो ये हमारा हो जाएगा m सेल। इसी तरीके से हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा n
KLMN हमने ये पढ़ा है 10 तक। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो N1 N2 N3, और इसको बोर ने कहा कि ये क्वांटम नंबर्स है और ये सबसे सिंपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। N हमारा ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिट कहने का मतलब सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। लेकिन यही चीज समरफील्ड ने क्या कहा, इस चीज को समरफील्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सर्कल में ना घूम करके सर्कल के अलावा इलिप्टिकल पाथ में भी घूमते हैं। जैसे जब हम फर्स्ट सेल की बात करें तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सिर्फ एक सेल में घूमेगा, मतलब वहां पे जो हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ N1, जिसको आप K भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सेकेंड सेल की जब हम बात करें तो सेकेंड सेल में हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, हमारे पास एक सर्कुलर न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस का चारों साइड में सर्कुलर ऑर्बिट है, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल पाथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल पाथ में भी ट्रैवल करता है। इलिप्टिकल पाथ कहने का मतलब है जब हम यहाँ पे N2 की बात करें तो N2 में देखिए जो बोर ने एक सेल बताया था, एक ऑर्बिट बताया था, अब यहाँ पे दो ऑर्बिट बन रहा है, ठीक है। तो बोर के हिसाब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन दिखना चाहिए, लेकिन समरफील्ड ने क्या दिखाया कि वहां पे एक लाइन नहीं, वहां पे हमको दो लाइन देखने को मिल रहे हैं, मतलब दो ऑर्बिट्स देखने को मिल रहे हैं, और दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का फर्क होता है, जिसको हम N2 में रिप्रेजेंट करते हैं। ये N2 हो जाएगा दोनों, और ये हमारा L शेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको नामांकन किया, तो दिस विल बी 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1s, ठीक। जब ये हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर उन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाएगा, वैसे नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ भी इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे जब हम N3 की बात करें तो N3 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमको लाइन जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमको देखने को मिलेंगे 3, और तीनों लाइंस में के जो एनर्जी होगी उस एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा N3, उसके बाद KL, फिर हमारे आता है M, तो ये M सेल होगा जिसको हम N3 से डिनोट करते हैं, ये N2 होगा जिसको L से डिनोट करेंगे। तो पहला हमारा एक सेल, एक ऑर्बिट था, एक लाइन से दिखाया गया, फिर उसका दो ऑर्बिट्स हैं, दो लाइन से दिखाए गए हैं, जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो आप ये समझिए कि बोर ने डिफाइन किया था ऑर्बिट्स को चाहे सेल्स को, ठीक। लेकिन समरफील्ड ने डिफाइन किया ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स हम कहते हैं SPDF इनको, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों का, एक ने सेल्स ऑर्बिट्स को डिफाइन किया, एक ने ऑर्बिट्स के अंदर जाके डिफाइन किया। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एक ने घर को डिफाइन किया तो एक ने उस घर के अंदर कमरों को डिफाइन किया कि एक घर में कितने कमरे होंगे। जैसे ये पहला जो सेल है, यहाँ पे देखिए ये जो पहला सेल है हमारे पास 1, जिसको हम K कहते हैं, अगर ये एक घर है तो इसमें एक ही कमरा है जिसको ऐसे दिखाया गया है एक लाइन से। फिर सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल में दो कमरे हैं जिसको दो लाइन से दिखाया गया है, और इन दोनों कमरों के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों का जो शेप एंड साइज है सब एक जैसा ही है, ठीक। सिर्फ कैपेसिटी जो है वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा। 2s और 2p का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटी में बदल जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है 10th में कि KLMN, ठीक है, तो K में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं,
के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने होते हैं? एल में होगा 8, फिर एम में 18 और फिर एन में 32। हमने ये पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो अब जो इन्होंने बताया था उसके हिसाब से अब आप इसमें डालना चालू करो। 1s, देखो एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे ऐसा क्यों होता है। तो आप क्या करो, आपने जो 2, 8, 18, 32 पढ़ा है, अब आप इसमें पुट करते चले जाओ। तो यहाँ पे देखिए 1s है, तो एक s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको 2 मिल गया। अब कि हमने सेकंड पढ़ा है एल में कितना होता है? 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस s के लिए आपको 2 हो जाएगा और इस p के लिए आपको हो जाएंगे 6, ठीक। तो हमको यहाँ पे L में टोटली मिल जाएगा 8, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पूरा का पूरा पैटर्न है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप चले आइए इस थर्ड सेल में, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 3s, देन देखने को मिलेगा 3p और उसके बाद हमको देखने को मिलेगा 3d। अब आप जोड़ के देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 और d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए हमारे पास 18। अब आप देखो यहाँ पे इस m में 18 है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसको ऐसे बांटा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी चीज को समरफील्ड ने बताया था कि ये ऑर्बिट्स के बदले ऑर्बिटल्स में बटे हुए होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। अभी किसी को समझ में आया कि नहीं ये थ्योरी? चलो देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए प्रियांशु। बोर ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, आप यूं समझिए कि बोर ने घर के बारे में बताया आपको, घर जो है वो घर बाहर से दिखा दिया वो घर कैसा है, ठीक। अब आपको उस कमरे के अंदर झांक के देखना कमरा कैसा होगा। तो बोर ने घर के बारे में बताया और समरफील्ड ने हमको उस घर के अंदर सारे कमरों के बारे में बताया, ठीक है। तो पहला जो सेल है, पहला सेल सेम रहता है एज इट इज N1। यहाँ पे N1 जो है ये आपका 1s होगा, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिट बनेंगे और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है 10th में कि k इज इक्वल टू 2, जो हम 2, 8, 18, 32 पढ़ते थे, वो यहाँ पे ऐसा है। देन अब आप चले आइए सेकंड सेल में। बोर ने क्या कहा, सेकंड सेल को L से डिनोट करते थे और 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस 2 से डिनोट करने का मतलब है कि वहां पे दो ऑर्बिटल्स होंगे और दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी दो बहुत कम फर्क में होगा, ठीक, कम फर्क में होगा। जैसे आप एक तरह से देख सकते हो कि आप अगर अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो मुश्किल से आपको कितना समय लगेगा जाने में? सेकंड भी नहीं, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता जाने को, ठीक है, आप 5-10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो सेम फंडा यहाँ पे है कि एक ऑर्बिट्स और दूसरे ऑर्बिट्स में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करके देखिए, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, हमको टोटल यहाँ कितना मिलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। वही 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पढ़ते थे 10th में। अब थर्ड सेल की जब बात करें तो थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d। तो जैसा आपको कल दिखाए थे कि 3 ऑर्बिट्स बनेंगे, एक 3s का बनेगा सर्कुलर, सॉरी एक 3d का बनेगा सर्कुलर, 3p बनेगा इलिप्टिकल और 3s भी बनेगा इलिप्टिकल। और ये तीनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कितना देखने को मिलेगा? 18। और यही 18 इलेक्ट्रॉन्स हम 10th में भी पढ़ते थे, ठीक है। तो ये 10th का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आगे जाके SPDF में बदल जाता है। जब हम फोर्थ सेल की बात करेंगे तो वहां हमको मिलेगा 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सबको जोड़ कर देखो, आपको 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा। कितने हो गए? यहाँ हो गया 18 और ये 14, ठीक है।
तो आपको 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। फोर्थ ऑर्बिटल्स में क्या होगा, 4s, देन 4p, उसके बाद 4d, और उसके बाद 4f। ठीक है, तो ये आपको टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन दे देगा 32, जो आप लोग यहाँ 10th में पढ़ते थे वो यहाँ मिल जाएगा। अभी डाउट है किसी को? अब किसी को डाउट है? चलिए एक चीज और दिखाऊं आपको। आप सबने एक क्वेश्चन बनाया है कल, क्वेश्चन वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए। इसके आगे मतलब सौरभ, सौरभ सौरभ क्या डाउट है? देखो 32 के आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये जो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो 2 8 32 है ना, 2 8 18 32 आप कैसे पढ़ते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपने पीरियोडिक टेबल देखा, तो इस ड्राइंग को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और या हटाओ नहीं, इसमें और भी काम है मुझे। तो एक चीज दिखाऊं आपको। देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में आपने सबसे ऊपर यहाँ पे देखा है हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के एकदम आखिरी में आप यहाँ चले आओ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा हीलियम, है कि नहीं, ठीक। अब आप यहाँ वापस चले आओ तो थर्ड में आपको मिलेगा लिथियम, और यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा, दैट इज नियॉन। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे 8, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये 2 8 18 32, ये हम क्या करते हैं जब इसको काउंटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ की, और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को यहाँ से यहाँ काउंटिंग करें, यहाँ से यहाँ काउंटिंग करें, और काउंटिंग करते करते जब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी काउंटिंग आ रहा है वो काउंटिंग हमारा ये एलिमेंट्स के बराबर ही आ रहा है। आप काउंटिंग करके देख लो, देखो आपको ये सब का सब एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग है ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तो अभी 32 के आगे फिलहाल हमें कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ मिलता है तो आपको जल्द अपडेट हो जाएगा। समझ नहीं आया? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सौरभ को समझ में आ गया, प्रियांशु, चलो जिसको नहीं समझ में आया मैं दिखाता हूँ, एक ध्यान दीजिए। किसी को, सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा, ये दिख रहा है क्या? मैंने नेट ओपन किया, दिख रहा है क्या किसी को? चलो ठीक है, फिर वापस आपको शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ एक मैंने राइट साइड में मैंने ये ओपन कर रखा है पीरियोडिक टेबल। अब आप क्या करो, इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए। ऊपर में क्या है आपके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। और हाइड्रोजन के ठीक सामने में हमको क्या मिलता है, हीलियम। तो पहला हमारे पास यहाँ देखो पीरियड्स भी है, सबको पता है पीरियड ग्रुप, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, पता है। ठीक, तो पीरियड ग्रुप अगर आपको पता है तो ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पीरियड है हमारा। फर्स्ट पीरियड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास हीलियम है। तो ये फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक, और एक ये 2 हो गए। तो हम के सेल में कितने लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीलियम के पास 2 है, ठीक।
अब आप चले आइए सेकंड पीरियड में, तो यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंचे हम लोग, नियॉन तक पहुंचे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल सेल में हम लोग कितना लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं 8। ठीक है, तो वो जो 8 सेल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो हमको यही बताता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 है। अब इस 8 को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपको नियॉन का एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है 10, ठीक, लेकिन हम डील करते हैं 8 के साथ। ठीक है, तो ये 8 के साथ डील करते ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखो आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां हम देखेंगे ये 8 के साथ कैसे डील होता है। अभी आप ये देखिए कि जो हम 2 8 18 32 पढ़ते थे वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला मिल गया 2, सेकंड मिलेगा 8, दूसरा भी मिलेगा 8, फिर तीसरा मिलेगा 8 और दूसरा 8 मिलेगा, फिर चौथा और पांचवा आपको 18 मिलेगा, और छठा और सातवां आपको 32 मिलेगा। आप गिन के देखो यहाँ पे सभी पीरियड्स को, तो आपको KLMN का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। चौथा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक आपको जो एलिमेंट्स गिनने को मिल रहा है ये टोटल नंबर ऑफ 18 है। सेम फिफ्थ पीरियड में भी है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको अभी समझ में आया विपुल, व्हाट है लॉजिक। लॉजिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, देखो ये अभी तो हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स गिन रहे हैं। ठीक है, जब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या इसमें हम इस चैप्टर में हम नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि SPDF के थ्रू कैसे यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज है। ठीक है, चलो वापस हम लोग बोर्ड पे आते हैं। अब देखिए, आप सबने एक क्वेश्चन बनाया है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए। आप सबने एक क्वेश्चन बनाया था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए। क्वेश्चन था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेल एक मान लीजिए N2 से N1 में जंप कर रहा है, या 7 से 6 में जंप कर रहा है, या 3 से 2 में जंप कर रहा है, या 3 से 1 में जंप कर रहा है, तो कितना लाइंस वो शो करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बोर्ड को, मैं आपको लाइंस दिखाऊंगा जंप करते हैं। मान लीजिए यहाँ से N3 से N2 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है, N3 से N2 पे जंप करता है, तो पॉसिबिलिटी कितने हो सकते हैं जंपिंग के। अब यहाँ से N3 में हमारे पास क्या क्या है, N3 में 3s है, 3p है और 3d है। तो एक जो लाइन होगा यहाँ 3s का होगा, एक 3p का होगा और एक यहाँ 3d का होगा। ठीक है, और यहाँ जो N2 जो है यहाँ पे हमको एक मिलेगा क्या, 2s, और एक हमको मिलेगा 2p। सेम तरीके से हमको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 3s, देन 3p, और नीचे वाला हमको देखने को मिलेगा 3d। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के जंपिंग की, क्या हो सकता है, मान लो 3s से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो पहला जंप कहाँ करेगा ये, एक तो 2p पे कर सकता है, या फिर एक ये कर सकता है 2s पे। तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो तरीके से हो गए इस जगह पे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें 3p से, तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। उसी में अगर हम यहाँ देखने जाए तो यहाँ भी हमको दो तरीके से देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो कि थर्ड सेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड सेल में, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दो, दो चार, और यहाँ पे दो हो जाएगा 6। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ है, दो यहाँ है, और दो यहाँ पे है। टोटल हमको देखने को कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा देखने को। ठीक है, तो अब देखो आप एक काम कीजिए, आप फटाफट कॉपी में बनाइए कि अगर थर्ड सेल से सेकंड सेल में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ लाइंस कितने मिलेंगे।
बाकी का? वन। इसको आपका वन कैसे आया? थ्री आ गया। चलिए ठीक। कल कल जो क्वेश्चन बनाया तो उसको आप उसमें आप करके देखिए। कल जो क्वेश्चन आपने बनाया था उस क्वेश्चन में, कल जो क्वेश्चन आपने बनाया था उस क्वेश्चन में सेम स्पेक्ट्रल लाइंस बनाइए और उसके बाद ट्रैवल जंप करा के देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कितना आता है। अरे नहीं, कल कल दो क्वेश्चन आपको दिया था ना मैंने। कल आपके नोट्स में दो क्वेश्चन, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ वापस से। आपको उस क्वेश्चन को इस स्पेक्ट्रल लाइन से दिखाना है, ठीक है? ये लाइन बना बना के दिखाना है या बना बना के देखना है कितना आता है। मैं आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई यार छोड़ दीजिए, बहुत लंबे हैं। 7 से 1 में जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो रहने दो। ये आप अपना प्रैक्टिस कर लेंगे बना के, ठीक है? लेकिन आपको वैसे ही लाइंस बनाना है, ठीक है? और लाइंस बनाने के बाद आपको दिखाना है। अभी तक कोई डाउट है इसमें किसी को? अभी तक किसी को डाउट है इसमें? आंसर उतना ही है। अभी समरफील्ड और बोर के मॉडल में समझ में आया दोनों में क्या फर्क है? चलिए उसमें जो बचा हुआ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 1s 2s सॉरी n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3 के बारे में लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स में एक चीज डाला है, यहाँ पे l का वैल्यू, ठीक है? तो बोर ने n के बारे में बताया था, n के बारे में, और समरफील्ड ने इस l के बारे में बताया था। ये सभी क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। मतलब एक घर का एड्रेस जैसे हम जानते हैं, वैसे एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ये बताते हैं, ठीक है? इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे n, l, देन ml और ms देखेंगे आगे क्या क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई डिपेंड्स अपॉन सब एनर्जी लेवल्स।
कहने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो डिपेंड करता है उनके सब ऑर्बिट से। सब ऑर्बिट करने का मतलब है 3s पे, 3p पे, 3d पे। इनको हम सब ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, सब ऑर्बिट्स भी कहते हैं। जैसे ऑर्बिट्स का दूसरा नाम है शेल, उसी तरीके से इसका भी दूसरा नाम है सब ऑर्बिट्स वगैरह। The next point है आपका 6th point, it explains the splitting of individual spectral lines of hydrogen and the fine spectrum। मैंने आपको बताया था कि बोर ने क्या किया था, आपको रेनबो दिखाया था एक तरह से, 7 लाइंस दिखाए थे कि एक व्हाइट लाइट कैसे स्प्लिट होता है अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स के कलर्स में, और उसी को और ज़्यादा दिखाया था समरफील्ड ने कि जो स्प्लिटेड लाइंस हैं वो स्प्लिटेड लाइंस और भी आगे जाके अलग अलग लाइंस में बट जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। देखो आपको कल के ही लेक्चर में दिखा रखा है। देन डिफेक्ट्स है, समरफील्ड ने क्या क्या नहीं बता पाए थे समरफील्ड, वो दिया गया है। तो दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के सिस्टम के बारे में नहीं बताया था। देन इन्होंने भी जीमेन और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझाया था कि भाई ऐसा क्यों होता है, वो डिफ्लेक्ट क्यों करते हैं। अब हम चले आते हैं डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहा जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने डी ब्रोगली ने समझाया था, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि वेव सिक्स्थ पॉइंट कहाँ गया। It explains the splitting of individual spectral lines and hydrogen and thus fine spectrum। चलो मैं आपको वापस से फाइन स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ कैसे समझते हैं इसको। जैसे देखिए फाइन स्पेक्ट्रम जो है वो समझने का एक सिंपल तरीका है कि बोर ने क्या बताया कि भाई यहाँ से एक वाइट लाइट आया, ये हमारा व्हाइट लाइट है। देखो लिखने में बहुत गड़बड़ होता है इसमें, तो आप समझ के लेंगे। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हो रहा है और यहाँ से हमको क्या डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइट देखने को मिलता है। देखो मैंने यहाँ अरेंज करके नहीं बनाया लाइट्स को, ठीक है, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हमको देखने को मिलता है प्रिज्म से। अब इसी चीज को सोमरफेल्ड ने क्या किया कि उन्होंने दिखाया कि भैया एक प्रिज्म है हमारे पास, और इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास हो रहा है, तो व्हाइट लाइट पास हो रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो उन्होंने दिखाया कि भाई सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं, ये मतलब चिपके हुए डिफरेंट लाइंस हैं जो इस टाइप से हमको देखने को मिलता है। इन्होंने, या यू आप समझिए कि इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, और मतलब प्रिज्म के थ्रू, और इन्होंने जो बताया वो सब ऑर्बिट्स के बारे में बताया, बस और कुछ नहीं। इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को और भी फाइन तरीके से उन्होंने दिखाया था, मतलब और भी अंदर जाके दिखाया कि एक लाइन आगे जाके 2 लाइन 3 लाइन में बढ़ जा रहा है। मतलब ये सपोज कीजिए 2 है तो ये 2s और 2p दिखा रहा है, बस इन्होंने इसी चीज को समझाया था। तो अगर और कोई लाइंस, बाकी लाइंस हैं तो वो 3 अलग अलग लाइंस में दिख रहे हैं हमको इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ हमको दिखेगा 3s, देन 3p, और उसके बाद ये हमको दिखेगा 3d में। तो इसको कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है फाइन स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रम, और इसी चीज को समरफेल्ड ने बताया था, ठीक है, समझ में आया अभी। देखो आपको असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, तो वो आप बना के रखेंगे। और मैं आज तो कुछ हो नहीं पाया है, जो भी हुआ पिछला टॉपिक ही हुआ था, ठीक है। तो जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा आप ध्यान रखिए मंडे तक खत्म कीजिए, मंडे को फिर डिस्कस करेंगे वो असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट आपको मिला नहीं है अभी तक। एक असाइनमेंट मिला, उसका फिर असाइनमेंट नहीं मिला है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे भी क्लास अब खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है।